नमस्कार दोस्तों, यूपी चुनाव से बड़ी खबर। यूपी इलेक्शन 2022। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आई बड़ी खबर। आरएलडी नेता ने किया ये दावा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद हटवाना चाहते थे बीजेपी सांसद, लाया प्राइवेट बिल, हंगामा कर विपक्ष ने रोका। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी टेट पर्चा लीक से क्या बीजेपी को चुनाव में होगा नुकसान। जानिए लोगों ने क्या कहा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वैशाली में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत, बिहार में जहरीली शराब से लोग बेहाल। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओमाइक्रॉन की महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में दहशत, 9 नए केस के साथ देश में हुए कुल 21 संक्रमित। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। चलते हैं पहले खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आई बड़ी खबर। आरएलडी नेता ने किया ये दावा। जी हां दोस्तों, रालोद के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह ने बिजनौर में प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रालोद और सपा का गठबंधन तय हो गया है और जल्द सीटों का बंटवारा किया जाएगा। बता दें कि 7 दिसंबर को मेरठ में बड़ी रैली होगी। इस रैली में कुछ बड़े ऐलान होने की भी उम्मीद है। दरअसल रालोद के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह आज बिजनौर पहुंचे थे। राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह जिले की रालोद की समीक्षा करने पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय महासचिव ने बड़ा बयान दिया है कि रालोद सपा का गठबंधन तय हो गया है। जल्द औपचारिक घोषणा होने वाली है। सीटों की घोषणा होने से पहले पश्चिम यूपी के मेरठ में 7 दिसंबर को बड़ी रैली होने वाली है। ये रैली पश्चिम का सियासी गणित बदल देगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद हटवाना चाहते थे बीजेपी सांसद, लाया प्राइवेट बिल, हंगामा कर विपक्ष ने रोका। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान से बीजेपी के सांसद के अल्फोंस ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसका विपक्षी सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया। इसके बाद सदन के उपसभापति हरिवंश ने बिल को रिजर्व रख लिया। दरअसल आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनेता बने केरल के निवासी के अल्फोंस ने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया था। बिल में यह प्रस्तावित था कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए और उसकी जगह न्यायसंगत शब्द किया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बिल को पेश किया और उपसभापति ने उस पर सदन का ध्वनिमत जानना चाहा, तो बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी और नो के पक्ष में ज्यादा आवाज आने लगी। इसके फौरन बाद राजद नेता मनोज झा ने बिल का यह कहते हुए विरोध किया कि यह संविधान की आत्मा पर चोट है और सदन इसे पेश करने की अनुमति देकर संसदीय परंपरा को कलंकित न करे। उन्होंने सदन के संचालन प्रक्रिया के नियम संख्या 62 का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे प्राइवेट बिल राष्ट्रपति की सहमति के बिना पेश नहीं किए जा सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब टेट पर्चा लीक से क्या बीजेपी को चुनाव में होगा नुकसान। जानिए लोगों ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यूपी की राजनीति में यूपी टीईटी का पेपर लीक होने से भूचाल आ गया है। विपक्षी पार्टियां इसी बहाने योगी सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। इस परीक्षा में करीब 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। ऐसे में चुनावी लिहाज से भी ये मुद्दा बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में जब हर ओर पेपर लीक मामले की चर्चा हो रही है, तो एबीपी न्यूज ने भी लोगों से जानने की कोशिश की है कि इसका चुनाव पर और यूपी सरकार की छवि पर कितना असर पड़ेगा। एबीपी न्यूज सी वोटर के स्नैप पोल में इस बात को लोगों से पूछा गया। जानिए जनता ने क्या कहा है। पर्चा लीक से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा या नहीं। इस सवाल पर 55% लोगों ने कहा कि हाँ, इससे सत्तारूढ़ बीजेपी को नुकसान होगा, जबकि 45% लोगों का कहना था कि नहीं, इस घटना से बीजेपी कोई चुनावी नुकसान नहीं होगा। इसी तरह सर्वे के दौरान लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या पर्चा लीक से योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा। इस पर 58% लोगों ने कहा कि हाँ, इस घटना से योगी सरकार की छवि पर असर पड़ेगा, जबकि 42% लोगों ने इस बात से इनकार किया कि इससे सरकार की छवि पर असर पड़ेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वैशाली में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत, बिहार में जहरीली शराब से लोग बेहाल। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी को कामयाब बनाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। राज्य के विभिन्न जगहों पर जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब वैशाली जिले के तिसियौता थाना क्षेत्र के पदमौल में संदिग्ध परिस्थिति में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परिजन जहरीली शराब पीने से ही मौत की बात बता रहे हैं, तो वही पुलिस प्रशासन इन बातों से इनकार कर रही है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। प्रशासन के द्वारा मौत का कारण ठंड लगने और हार्ट अटैक बताया जा रहा है। वहीं इन मौतों के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो यहां शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है और मौत का कारण भी जहरीली शराब ही है। मृतक के परिजनों ने बताया है कि ये लोग अक्सर शराब पिया करते थे।
मृतक अर्जुन झा के परिजनों ने तो पुलिस प्रशासन के सामने ही कह दिया कि मौत के पीछे का कारण जहरीली शराब ही है। ऐसे में जहरीली शराब से मौत की घटना होने की खबर से पुलिस प्रशासन के होंठ पैर फूल गए हैं। बताया जाता है कि घटना की सूचना मिलते ही महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी मामले की जांच पड़ताल करने पहुंची। इसके बाद जिले के एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। मृतक अर्जुन झा के परिजनों ने बताया कि जिस दिन गांजा नहीं पीते थे उस दिन शराब पीते थे। शराब पीकर आए तो उल्टी हुआ, दवाई दिए, लेकिन पचा तो डॉक्टर से इलाज कराए, सोचे कि बाहर इलाज के लिए ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। महिला ने बताया कि मृतक मेरी बहन का भैंसुर थे। वहीं मृतक अर्जुन झा के छोटे भाई की पत्नी अर्चना झा ने बताया गांजा, दारू, शराब पीते थे, दमा की बीमारी थी, दारू नशा के कारण ही उनकी मौत हुई है। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि ठकौली दारू शराब का अड्डा है, कितना आदमी अभी और मरेगा, प्रशासन कुछ भी नहीं करता है, आता है, गाड़ी घुमा देता है और चला जाता है। जबकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की गई है। मृतक के भाई ने यह बयान दिया है कि मृतक साल भर से बीमार चल रहा था, हार्ट के पेशेंट थे, इलाज के लिए जा रहे थे, तभी उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। इस तरह से अब पुलिस शराब से हुई मौत के मामले पर पर्दा डालने में जुट गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन की महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में दहशत, 9 नए केस के साथ देश में हुए कुल 21 संक्रमित। जी हां दोस्तों, कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमितों के साथ ही टेंशन भी बढ़ा रहा है। लिहाजा अब तक 12 केस इस वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आए हैं, यहां 9 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 8 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 और राजधानी दिल्ली में भी 1 संक्रमित मरीज मिल चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के हर राज्य में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। ऐसे में राजस्थान के जयपुर में इस वेरिएंट के 9 मरीज सामने आए हैं, जो कि अभी तक देश भर में सबसे ज्यादा है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद एक परिवार के सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें 9 लोगों में संक्रमण की बात सामने आई है। चिकित्सा सचिव वैभव गालारिया ने बताया कि विभाग ने दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार को RUHS में भर्ती करवा दिया था। उनके संपर्क में आए 5 अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए हैं, इन्हें भी RUHS में एडमिट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार और उनके कॉन्टैक्ट में आए 34 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 9 लोग कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 8 हो गई है। रविवार को 7 नए मामले सामने आए। इसमें एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं, जो नाइजीरिया से लौटे थे। जानकारी के मुताबिक एक 44 साल की महिला बीते 24 नवंबर को नाइजीरिया के लागोस से पिंपरी चिंचवड़ नगरपालिका इलाके में अपने भाई से मिलने के लिए आई हुई थी, जिसके बाद अब परिवार में महिला की 2 बेटियां, उसका भाई और भाई की 2 बेटियां संक्रमित पाए गए हैं। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के मुताबिक इन मरीजों के सैंपल की जांच की गई है, लिहाजा इनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इसके अलावा पुणे के ही एक दूसरे 47 साल के व्यक्ति में भी ओमिक्रॉन संक्रमण पाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संगठनों ने कहा MSP पर कानून के बिना घर वापसी नहीं, मांगे मानी गई तो 3 घंटे में खत्म कर देंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही कहा था कि MSP से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति बनाई जाएगी। घोषणा के इतने दिनों बाद अब किसान आंदोलन में कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन आंदोलन कब खत्म होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार बात मान ले तो 3 घंटे में समाधान निकल सकता है। वहीं कुछ किसान नेताओं का कहना है कि MSP पर कानून के बिना घर वापसी नहीं होगी। बता दें कि किसान संगठनों की कमेटी में मनोज सिंह कक्का, जैनेंद्र युद्धवीर सिंह और बलबीर राजेवाल शामिल है। इनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बातों को मान ले तो ये आंदोलन 3 घंटे में भी खत्म हो सकता है। यही तीनों किसानों की तरफ से सरकार से बात करेंगे। बयानों से साफ है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है और गेंद अब सरकार के पाले में है। इसके साथ ही इन्होंने अगली बैठक 7 तारीख को करने का ऐलान किया है। अभी जिन प्रमुख मांगों को लेकर किसान अड़े हैं उसमें MSP पर गारंटी कानून, आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लेना, आंदोलन में मारे गए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग शामिल है। वहीं किसानों ने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन अब सबकी नज़र सरकार के न्योते पर टिकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार भी जल्द बात करने की इच्छुक है। इसके लिए किसान नेताओं को फोन कॉल भी गया था। सवाल यही बना हुआ है कि सरकार कितनी मांगे मानेगी और क्या किसान घर वापसी को तैयार होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो क्या भारत में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, क्या फिर से लग जाएगा लॉकडाउन? जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से हड़कंप मचा हुआ है और भारत में भी अब इसने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। बता दें कि 24 नवंबर को ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि के बाद से अब तक यानी सिर्फ 10 दिनों में ही ये कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है और पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का पहला केस दक्षिण अफ्रीका में मिला था, जहां अब तक 183 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा 19 केस बोत्सवाना में आए हैं,
ब्रिटेन में 32 और नीदरलैंड्स में 19 केस की पुष्टि हो चुकी है। भारत में भी कड़ी जांच और सख्ती के बाद भी 4 मरीज अब तक मिल चुके हैं। कर्नाटक में पहले 2 केस मिलने के बाद आज एक केस गुजरात के जाम से और दूसरा मुंबई में सामने आया है। जामनगर में ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति हाल ही में जिम्बाब्वे से भारत आया था, जबकि मुंबई में मिला मरीज केपटाउन से मुंबई लौटा था। दुनिया में जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है, उसे देखकर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन लेकर आएगा। बता दें कि अभी भी ओमिक्रॉन पर रिसर्च पूरी नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमिक्रॉन से भारत में तीसरी लहर आ सकती है और सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अगर राहत की बात कोई दिखाई पड़ रही है तो वो सिर्फ ये है कि भारत में टीकाकरण की गति तेज बनी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मामले बढ़ते भी हैं तो शायद भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की स्थिति दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। भारत में डेल्टा से ज्यादा संक्रमितों को मिली सीरोपॉजिटिविटी की वजह से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा यहां कुछ कम हो सकता है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक कुछ भी सही नहीं बता पा रहे हैं कि यह डेल्टा से कितना खतरनाक होगा। अब इस राहत के बीच चिंता का विषय ओमिक्रॉन का अपना स्वरूप बदलना है। कहा गया है कि ओमिक्रॉन में 30 से ज्यादा बार म्यूटेशन हुआ है। डेल्टा के मुकाबले भी इसे 5 गुना ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। ऐसे में हमारी थोड़ी भी लापरवाही फिर बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? अभी के लिए भारत में एक ट्रैवल एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अगर लापरवाही बरती गई और केसेज बढ़े तो भारत में लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।